नमस्कार मित्रों, अब हम चालू करते हैं जैन चित्रकला शैली। और अगर हम जैन चित्रकला शैली की बात करें तो इसी को अपभ्रंश शैली भी कहा जाता था। क्या? अपभ्रंश शैली भी कहा जाता था। और ये जो थी ये पश्चिमी भारत में पनपी शैली थी। पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा गया। गुजराती शैली भी यही है। गुजराती शैली भी यही जैन शैली है। और जैन शैली का जो विकास हुआ इसको लामा तारानाथ ने बताया। तिब्बती इतिहासकार एक हुए लामा तारानाथ। ये जो लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार थे, इन्होंने जब पाल शैली के बारे में बताया तो उस समय ये भी बताया कि जिन्होंने इसका समय जो बताया वो 7वीं सदी बताया। 7वीं सदी के आसपास बताया। लेकिन अगर बाद में हम लगभग 10वीं सदी के इर्द गिर्द देखते हैं, लगभग 10वीं सदी से 15वीं सदी के बाद सदी तक हम पश्चिमी भारत में देखते हैं कि कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, कुछ जो कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं वो जैनेतर थी, जैन धर्म से संबंधित नहीं थी। लेकिन अगर हम इनकी पृष्ठभूमि को देखें और इनके इतिहास को देखें कि ये जो कला प्राप्त हुई है इसका आधार क्या रहा है, तो वो जैन ग्रंथ रहे हैं। जैन ग्रंथ ही उनके आधार रहे हैं। और इसी आधार पर ये कहा गया, जैसे पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन ने इसे जैन चित्रकला ही कहा, जैन चित्रकला कहकर संबोधित किया। कुछ विद्वान, अन्य विद्वान भी थे जो इस कथन से सहमत भी थे। ठीक है। और ताड़पत्रों पर निर्मित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य के चित्रों के आधार पर, जो ताड़पत्र पर, चूँकि जब जैन शैली का विकास हो रहा था, जब पाल शैली इससे पहले, जब इसके बाद जब पाल शैली का विकास हो रहा था, तो ये सभी ग्रंथ जो थे वो ताड़पत्र पर निर्मित थे। और ताड़पत्र पर ही उस समय कल्पसूत्र निर्मित था। कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा, कालकाचार्य कथा, ये दोनों जो थे किस पर निर्मित थे? ताड़पत्र पर निर्मित थे। और इसी आधार पर ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, तथा 20 अन्य जैन तीर्थंकर, 20 अन्य जैन तीर्थंकरों का जो चित्रण प्राप्त हुआ है, जो चित्रण प्राप्त हुआ है वो किससे संबंधित है? जैन शैली से संबंधित है। जैन शैली से ही संबंधित है। ठीक है। तो जैसे हमने क्या देखा है कि जो 10वीं से 15वीं सदी के मध्य जो पश्चिम भारत में जो शैलियाँ प्राप्त हुई हैं, जो चित्र प्राप्त हुए हैं, वो भले ही जैनेतर थे, लेकिन उनका जो आधार था, उनको जो वो जहाँ से उत्पत्ति हुई वो जैन शैली ही रही, इसलिए उसको भी जैन चित्रकला ही कहा गया, पर्सी ब्राउन महोदय ने कहा। और अन्य विद्वान भी उनके इस मत से सहमत थे। और अगर इस जैन शैली की प्राचीनता की बात करें तो प्राचीनता के क्रम में ही ये बात बताई गई है कि ये 7वीं सदी से ही ये डेवलप्ड थी। ठीक है। और उस समय 7वीं सदी में जो उसके समकालीन शासक महेंद्र वर्मन, ठीक है, ये महेंद्र वर्मन जो थे पल्लव शासक थे। और इन्हीं के समय में सित्तनवासल गुफा जो तमिलनाडु में है, जो तमिलनाडु है, यहाँ पर इन्होंने 5 जैन मूर्तियाँ बनवाई। इस गुफा में क्या बनवाई? 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया। किसने करवाया?
महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश के शासक थे, जिसका संबंध जैन शैली से था। और ये जो मूर्तियाँ बनी ये किस शैली से संबंधित थी? जैन शैली से। क्योंकि जो सित्तनवासल गुफा है तमिलनाडु की, ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन संबंधी से संबंधित है। और ये जो चित्र प्राप्त हुए हैं, जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ये लगभग 15वीं सदी के इर्द गिर्द सर्व प्राचीन जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं, जो कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? दिगंबर जैनियों से संबंध रखता है। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य में पश्चिम भारत में जो चित्र निर्मित किए गए, उनके निर्माण में जैन कलाकारों का अप्रतिम योगदान था। ठीक है, ये समस्त चित्र ताड़पत्र ग्रंथों पर चित्रित किए गए। जैन शैली को महिमा मंडित करने के लिए मणिकांत सागर ने, कौन हुए? मणिकांत, विशाल भारत नामक एक पत्रिका में मणिकांत सागर ने जैन शैली को महिमा मंडित करने के लिए विशाल भारत नामक एक पत्रिका में जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया है। लेख कौन था? जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक इसका था ही, जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला, एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, और इस शैली के ज्वलंत उदाहरण हैं 1357, 1500 ईस्वी के मध्य में बने चित्र कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के चित्र, सिद्धहेम व्याकरण, बालमित्र, बालमित्र। अब ये देखिए, जैन कला के विकास की अगर हम बात करें तो 12वीं सदी के आसपास ये जो कला थी, ये आबू और गिरनार क्षेत्रों में अग्रसरित हुई, क्षेत्रों में बढ़ने लगी। कई दशकों तक राजपूत कला में निवास करने के बाद इस शैली से मुक्त होकर पुनः राजपूत शैली में विलीन हो गई। ठीक है, ये जो जैन शैली थी ये बाद में राजपूत कला में ही, राजपूत शैली में ही विलीन हो गई। प्रमुख ग्रंथ हैं इस शैली के, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? देख लीजिए, दुर्गा सप्तशती, बाल गोपाल स्तुति, मार्कंडेय पुराण, रति रहस्य कामसूत्र, रति रहस्य एवं कामसूत्र, ये जो थे ये जैन शैली के प्रमुख ग्रंथ थे। अब ये देखिए, ये अपभ्रंश शैली का इसका नाम कम पड़ा। और अपभ्रंश शैली कब प्रारंभ होती है? तो इसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली, ठीक है। गुजरात शैली के चित्रों में सबसे बड़ा संग्रह जो प्राप्त होता है
प्राप्त हुआ है उसका संबंध जैन शैली से हुआ। और गुजरात शैली जो थी यही अपभ्रंश शैली के नाम से जानी जाती थी। कालांतर में वैष्णव एवं जैनेतर भी प्राप्त हुए, जिसका कारण विद्वानों में मतभेद हो गया और अब इसका चौथा नाम अपभ्रंश शैली प्राप्त हुआ। अब ये सोचिए, जो गुजरात शैली थी के चित्रों के सबसे बड़े संग्रह का संबंध, सबसे बड़े संग्रह का संबंध जैन चित्रों से था, जैन चित्रों से था। इसलिए विद्वानों में फिर मतभेद उत्पन्न हुआ कि इसे अपभ्रंश शैली कहें या जैन शैली कहें। तब इसे ये कहा गया कि जैन शैली तो कहा ही जा रहा है, इसे अपभ्रंश शैली भी कहो। यानी जैन शैली का यहीं पर चौथा नाम क्या पड़ गया? चौथा नाम अपभ्रंश शैली पड़ा। ठीक है, जैन शैली का ही चौथा नाम यहाँ पर अपभ्रंश शैली पड़ गया। अब ये देखिए इसके नामकरण। नामकरण, प्रारंभ में इसे गुजराती शैली कहा गया। प्रारंभ में गुजराती शैली या पश्चिमी शैली, पश्चिमी शैली कहकर संबोधित किया गया। लेकिन डॉक्टर सतीश चंद्र ने इसका विरोध किया। यही कहकर संबोधित किया गया। विरोध किसने किया? सतीश चंद्र ने। और डॉक्टर राय कृष्णदास ने इसे अपभ्रंश शैली कहकर संबोधित किया। सर्वप्रथम डॉक्टर, ये याद कर लीजिएगा, राय कृष्णदास ने इसे अपभ्रंश शैली कहकर संबोधित किया। अपभ्रंश शैली कहकर संबोधित किया। उनका कहना था कि जब इसके आलेखन में कोई नया उत्थान नहीं है और यह केवल प्राचीन शैली की विकृत मात्र है, तो इसे अपभ्रंश ही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा तत्कालीन विकृत को प्राप्त इस शैली को अव्यंजना अपभ्रंश से की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो था ये जैन शैली का विकृत रूप था, इसलिए इसे अपभ्रंश कहा गया। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अपभ्रंश शैली के चित्र। अपभ्रंश शैली के अपभ्रंश शैली के चित्र। अब देखिए यहाँ से जो 11वीं से 15वीं सदी थी, इस मंत्र जो था वो श्वेतांबरी जो जैन धर्म था, श्वेतांबरी जो जैन संप्रदाय था, इससे संबंधित तमाम ग्रंथ प्राप्त हुए, जैसे कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, संग्रहणीय सूत्र, नेमिनाथ चरित, श्रावक प्रति, क्रमण, चूर्णी, निशीथ चूर्ण, पुरुष चरित आदि इस शैली के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, और इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित ग्रंथों का भी चित्रण किया गया है। जो अपभ्रंश शैली है इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित भी ग्रंथ चित्रित किए गए। जैसे वैष्णव धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका नाम भी हम बता देते हैं। वैष्णव धर्म से
ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, पांडव चरित्र, पांडव चरित्र, चौर पंचशिखा, चौर पंचशिखा, रति रहस्य, रति रहस्य, कामसूत्र आदि। आज ये जो ग्रंथ थे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल, जो अपभ्रंश शैली थे इसके चित्रों का धरातल बदलता गया। क्या है जनरली अपभ्रंश शैली के चित्रों का धरातल। देखिए अपभ्रंश शैली के जो चित्रों का धरातल था इसमें तीन प्रकार के धरातल प्रयोग किए गए। सबसे पहला था ताड़पत्र, जो सबसे शुरू में प्रयोग किया गया, ताड़पत्र। उसके बाद कागज या पोथी चित्र या अस्फुट चित्र जिसको कहा गया। उसके बाद कपड़े पर बने चित्र, कपड़े पर बने चित्र। ये जो थे ये जैन शैली के या अपभ्रंश शैली के तीन धरातल थे, तीन माध्यम थे। और समिश्र पश्चिम भारतीय शैली में कागज पर चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रमाण अपभ्रंश शैली में ही प्राप्त होता है। ये बात याद रखिए। समस्त पश्चिम भारतीय शैली में सर्वप्रथम चित्रों के लिए कागज का प्रयोग अपभ्रंश शैली में ही प्राप्त होता है। 15वीं सदी में कल्पसूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण भाज्य संक्रा में अपभ्रंश शैली के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसी में 15वीं सदी में कल्पसूत्र का भी जो था वो पोथी चित्रों कागज का प्रयोग करके चित्रित किया गया। अब 1277 में उत्तराध्ययन सूत्र, 1277 में उत्तराध्ययन सूत्र का भी चित्रण किया गया। ठीक है, और ये टीका जो किया गया ये वाचस्पति मिश्र द्वारा, वाचस्पति मिश्र द्वारा किया गया। ठीक है, और 13वीं से 15वीं सदी के मध्य में ताड़पत्र एवं कागज दोनों पर चित्रकारी की प्रथा चलती रही। कब तक? जो 13वीं से 15वीं सदी तक ताड़पत्र तथा कागज दोनों पर चित्रकारी की प्रथा चलती रही। और 15वीं सदी के बाद इस ताड़पत्र का स्थान कागज ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि ताड़पत्रों की अपेक्षा कागज पर चित्रकारी करना आसान होता था। ठीक है, कल्पसूत्र की रचनाएं अधिकांशतः दिखाई पड़ती हैं इसमें जो कागज पर थी। चलिए इसके बाद देखते हैं कल्पसूत्र। अब जो हमने ग्रंथ बताए हैं, जैसे कल्पसूत्र बताया, पंचतीर्थपट बताया, ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी बताया, निशीथ चूड़ी बताया, धर्माम्बुज बताया, विशेषावश्यक बताया, पांडव चरित्र बताया। ये सभी ग्रंथ आप लोग जानेंगे कि ये जैन शैली या अपभ्रंश शैली से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपभ्रंश शैली की विशेषताएं।
ठीक है। अपभ्रंश शैली की विशेषताएं। अब ये देखिए, इस शैली में भी सवा चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया। चेहरे जो थे सवा चश्म, और कहीं कहीं जो है 1.5 चश्म चेहरे का भी प्रयोग किया गया। और नाक जो थी लंबी, नुकीली, पतली नाक का प्रयोग किया गया। और आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी और पतली, कान तक। और इसके पैरों में जो हाथों में थी जकड़न दिखाई दी। क्या दिखाई दी? जकड़न, जिससे यहाँ की जो आकृतियाँ थी ये गुड्डे गुड़ियों के समान प्रतीत होती। कैसे? गुड्डे गुड़ियों के समान प्रतीत होती थी। और अगर रंग की बात की जाए, रंग, तो यहाँ पर लाल, नीले, पीले, हरा, सफ़ेद का प्रयोग किया गया। और इसके साथ ही सर्वप्रथम यहाँ पर स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया। स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग हुआ है। अब स्वर्ण रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ? अपभ्रंश शैली में। ठीक है, हमने बताया यहाँ की जो थी वो गुड्डे गुड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 15वीं सदी में कागज पर निर्मित कल्पसूत्र की प्रतिलिपि में लाल, हरे तथा स्वर्ण रंग का भी प्रयोग किया गया। 15वीं सदी में जो कागज पर कल्पसूत्र जो निर्मित है, इसमें लाल एवं हरे के साथ स्वर्ण रंग का भी प्रयोग किया गया। क्या किया गया? स्वर्ण रंग का भी प्रयोग किया गया। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और बादलों का चित्रण तो ऐसे किया गया, जैसे बादल लिख लीजिए। बादल का चित्रण तो ऐसे किया गया जैसे लग रहा है कि बादल कोई जो है एक गट्ठर ले आ रहा है, गट्ठर। ठीक है, तो जल का बंडल लिए आ रहा है, जल की टोकरी लिए आ रहा है। ऐसे चित्र दिए गए, बादल वादल ऐसे दिखाए गए। और चित्रों को जो सीमा दिखाए थे वो काले रंग की तूलिका के बजाय ऐसा प्रतीत होता था जैसे निब से बनाई गई है। सीमा रेखा ऐसा प्रतीत होता था जैसे तूलिका के बजाय निब से बनाई प्रतीत होती थी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चित्रों के साथ मोटाई होनी चाहिए, जो पतलापन होना चाहिए, वो नहीं था। इसीलिए आकृतियाँ जैसे लगती थी एक थोड़ा कार्टून टाइप बनाई गई हैं, गुड्डे गुड़ियों के समान प्रतीत होती थी। यहाँ से अब जैन शैली खत्म हो गई। अब यहाँ पर यही सब बातें, यही सब पॉइंट देखना रहता है कि इसकी विशेषताएं क्या थी। अपभ्रंश शैली में जो थे उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है, कि आकृतियाँ कैसी प्रतीत होती थी, यही इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो हमने पुस्तकें बताई है कि जैन शैली में कौन कौन से ग्रंथ रचित किए हैं, कौन कौन से ग्रंथ चित्रित हैं, ये सभी बातें पूछी जाती हैं। बस इतना ही। धन्यवाद। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएंगे। धन्यवाद।